Hey guys, here back our video एंड आई एम आर के एंड वेलकम है आपका RNS एजुकेशन में। गाइज आपको पता ही होगा फसल उत्पादन का यहाँ पर सीरीज़ चल रहा है और ये सीरीज़ का चैप्टर 4 का पार्ट 1 है ना। और ये सीरीज़ रेगुलर चलती रहेगी और आपके जो भी चैप्टर होंगे वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। एंड सभी की जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको पूरा जो है मटेरियल मिल जाएगा। अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी डाल रहा हूँ, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिएगा। वैसे आपकी भी बहुत जल्द आने वाली है पशुपालन फसल उत्पादन PCMB की, तो उनको भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और यहाँ पर इसको पहले इरेज कर लेते हैं जिससे समझाना आसान होगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रोडक्शन के। यहाँ पर आपके जो डिक्लेरेशन है वो थोड़ा किए गए हैं, तो इन पर आपको फोकस नहीं करना है क्योंकि ये गूगल के लिए है ना, अपन गूगल पे एक्टिव है इसलिए। इसके बाद में यहाँ पर आता है हमारा पार्ट 1 जो कि हमारा है बेसिकली चैप्टर 4 का मिश्रित फसल मिक्सड क्रॉपिंग। और ये 4 पार्ट किसका हैगा, वो है क्लास 11 का फसल का। और सब्जेक्ट हमारा फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र है, क्रॉप प्रोटेक्शन एवं हॉर्टिकल्चर। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक का प्रत्येक वास्तुनिष्ठ प्रश्न में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखना है। अब आप ये सभी जानते होंगे कि हम वीडियो 2 या 3 पार्ट में आती है, तो सबसे पहले पार्ट में हमारे सही विकल्प ही आएंगे है ना। तो सही विकल्प देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है हमारा कि किसी फसल की 2 लाइनों के बीच दूसरी फसल को उगाने को क्या कहते हैं। देखिए ये फसल है, ये फसल है, इसकी दोनों लाइनों के बीच में है, इस फसल को उगाने को हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर मिश्रित फसल, अंतःवर्ती खेती, सघन खेती, अविराम खेती। यहाँ पर अंतर्वर्ती खेती हो जाएगी क्योंकि इसके बीच में हो रही है ना अंतःवर्ती। अब इसके बाद में देखिए पेड़ों या झाड़ियों की कतारों से बनी पगडंडियों में खाद्यान्नों की फसलों को उगाने की कृषि पद्धति कहलाती है। मतलब पेड़ों, देखिए ये पेड़ ये कुछ पेड़ हो गया ऐसा है ना। अब ये ये झाड़ियाँ हो गई ये बहुत सारी, और की कतारों, तो ये कतारें हो गई ठीक है ना। और से बनी पगडंडियों, अब इनसे बनी पगडंडी, ये पगडंडी हो गई ठीक है। खाद्यान्नों की फसलों को उगाने, जो मतलब खाने की चीज़ों को उगाने पद्धति क्या कहलाती है, तो पगडंडी इंटरक्रॉपिंग होगी ना। तो रिले इंटरक्रॉपिंग ये सभी नहीं होंगे। अब इसके बाद देखिए तीसरा है हमारा कृषि की वह कौन सी पद्धति है जिसमें आगे बोई जाने वाली फसल की बुआई पहली फसल की कटाई से पहले कर दी जाती है ना। तो मतलब कि कृषि की वह कौन सी पद्धति है जिसमें आगे बोई, ये बोई गई, आगे बोई गई है जाने वाली फसल की बुआई, तो ये पहले जो बोई जाने वाली फसल है। अब इससे भी पहले एक और फसल है कि पहले बोई जाने वाली फसल की बुआई पहली फसल की कटाई से पहले कर, मतलब इसकी कटाई नहीं हुई है उसकी बुआई हमने कर दी है, तो इसको कहेंगे ओवरलैपिंग खेती है ना। क्योंकि ये एक पे एक है ना, तो इसलिए ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये देख सकते हैं ओवरलैपिंग खेती हो जाएगी। एग्रीकल्चर का अच्छा एक्सपीरियंस हो गया यार मुझे है ना, बेसिकली मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ। ओके, इसके बाद खेती की ऐसा तरीका जिसमें उगाई जाने वाली दोनों फसलों की पैदावार शुद्ध वन फसल के मुकाबले बढ़ जाती है, वह मिश्रित खेती का कौन सा प्रकार है। तो ये तो मुझे पता नहीं था, बाकी इसका हो जाएगा सिनर्जेटिक फसल है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो किसी फसल की 2 लाइनों के बीच दूसरी फसल उगाने को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर अंतःवर्ती हो जाएगा। वही हमारा इसमें वैसे तो पढ़ लिया था सही विकल्प में। और बहुफसली खेती करने से बढ़ जाती है, तो सस्य सघनता बढ़ जाती है। मिश्रित फसलों के पकने का समय तो यहाँ पे भिन्न भिन्न होता है। मिश्रित फसलें तो यार उनका अलग अलग ही होगा, जैसे चने का अलग होता है, गेहूं का अलग होता है, और इसके बाद में इनके बीच में जो बोई जाएंगी उनका अलग होगा। इसके बाद देखिए कम उपजाऊ भूमि में एक फसल अवश्य लगाना चाहिए, तो दलहनी फसल लगाना चाहिए ना। इसके बाद देखिए निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष सत्य लिखना है। तो शुद्ध फसल की तुलना में सहज खेती से अधिक उपज मिलती है, तो ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए समान कीट एवं बीमारियों को ग्रहण करने वाली फसलों के साथ साथ बोया जाना चाहिए, तो असत्य है ना। और मृदा क्षरण को प्रोत्साहन देने वाली फसलें एक साथ नहीं लगाना चाहिए, ये सही है, क्योंकि मुझे मृदा क्षरण हो रहा है तो हम उसे एक साथ क्यों लगाएंगे उनको है ना। बेसिकली मृदा क्षरण उसे कहते हैं, जैसे कि ये खेत है, अब ये फसलें हैं, देखिए इनका पिछले हमने जो 3rd चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि मृदा क्षरण वाली मृदा का कटाव था आई थिंक, तो ये भी मृदा का क्षरण ही हुआ है, मतलब कि मृदा का घटना है ना। इसके बाद बड़े पैमाने पर खेती के लिए मिश्रित विधि लाभदायक है नहीं, ये बड़े पैमाने पर मिश्रित खेती लाभदायक नहीं है यार, असत्य होना चाहिए। तो बेसिकली गाइस ये असत्य होगा क्योंकि बड़े पैमाने पर मिश्रित खेती लाभदायक नहीं है। हाँ ये सत्य होगा क्योंकि इसमें नहीं दिया गया है ना, ये वर्ड मैंने देखा नहीं था, क्योंकि बड़े पैमाने पर मिश्रित खेती लाभदायक नहीं है भैया है ना, तो इसलिए सत्य हो जाए। अब इसके बाद ये वर्धक खेती, तो यहाँ पर गौड़ फसल का उद्देश्य मुख्य फसल के उत्पादन में वृद्धि है ना। इसके बाद सहचर खेती, दोनों मिश्रित फसलों का एक दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ना। इसका समानांतर खेती, 2 फसलों की वृद्धि एवं विकास का तरीका अलग अलग है ना। इसका सिनर्जेटिक खेती, दोनों मिश्रित फसलों की पैदावार शुद्ध एक फसल के मुकाबले अधिक होना। इसके बाद आता है हमारा एक वाक्य में उत्तर।
तो यहाँ पर पहला है कि निश्चित समय में किसी खेती में अधिकाधिक फसलें उगाकर अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कृषि विधि कहलाती है, तो बहुफसली खेती कहलाती है ना। इसके बाद देखिए किसी खेती से प्रति 4 फसलें पैदा की जाएं तो इसे किस प्रकार की खेती कहेंगे, तो किसी खेती से प्रति वर्ष 4, तो इसे रिले खेती कहेंगे, क्योंकि प्रति वर्ष 4 हम जो फसल प्राप्त कर रहे हैं। इसे मिश्रित खेती में मूसला जड़ वाली फसलों के साथ साथ कैसी जड़ वाली फसलों को उगाना चाहिए। देखिए खेत में मूसला जड़ वाली के साथ साथ अपस्थानिक जड़ वाली भी उगाना चाहिए। इसके बाद है दलहनी फसल लगाने से खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ने का क्या कारण है। देखिए दलहनी फसल लगाने से खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ने का नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कारण है ना। इसके बाद हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का देखिए मिश्रित खेती किसे कहते हैं कि परिभाषा लिखना है। तो मिश्रित खेती यानी मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है, एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना मिलवा या मिश्रित खेती कहते हैं, मिलवा या मिश्रित खेती ना। तो मिश्रित खेती बेसिकली ये होती है, इसको सरल भाषा में समझें तो ये एक खेत है, इस खेत में हमने इस भाग में कुछ और खेती लगाई, इस भाग में कुछ और, इस भाग में कुछ और, इस भाग में कुछ और, गेहूँ चना और इसमें ही धनिया बो दिया और इसमें ही सरसों बो दी, तो ये मिश्रित खेती हो जाएगी ना। लेकिन इनका पकने का समय अलग अलग होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम दाल की खेती कर रहे हैं जैसे कि चने की, मूंग की, तो उनको एक साथ ही बो सकते हैं मिलाकर, क्योंकि वो दाल होती है तो मिक्स्ड दाल हो जाएगी वो ना। और मिक्स्ड क्रॉपिंग उगाने से होने वाले कोई 2 लाभ देखिए मिश्रित फसल उगाने से लागत कम आती है और प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादन में वृद्धि होती है। अब लागत कम कैसे आती है, देखिए अगर हमने अलग अलग फसल बोई है ना, किसी में कोरोजन हो रहा है किसी में नहीं हो रहा है, मतलब खरपतवार, तो उनको कम जो है लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। और मिश्रित खेती से खरपतवार भी कम होती है और प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादन में वृद्धि होती है ना, क्योंकि जितनी ज़्यादा कम फसल होगी उतनी ज़्यादा उत्पादन होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश की जलवायु के लिए उपयोगी कोई 2 मिश्रित फसलों के नाम लिखना है। तो गेहूँ चना प्लस अलसी है ना। मध्य प्रदेश की जलवायु के लिए निश्चित उपयोगी निश्चित फसलें ज्वार अरहर उड़द मूंग, ये मैंने बताया था। क्यों बताया था, अरहर उड़द मूंग ये बेसिकली पता नहीं क्यों लगाया। अगर इनको हम मिक्स करके यानी कि मिलावट करके बो देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दाल है, मिक्स्ड दाल हो जाएगा। इसके बाद अंतर्वर्ती खेती या सहचर खेती को यानी इंटर क्रॉपिंग खेती को परिभाषित करना है। अंतर्वर्ती खेती या सहचर खेती यानी इंटर क्रॉपिंग को 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ इस प्रकार लेना जिससे किसी एक फसल की 2 लाइनों के बीच दूसरी फसल लगाई जाए तथा इनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव न पड़े। अंतर्वर्ती खेती या सहचर खेती कहलाती है। देखिए ये खेत है, इसकी एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, यहाँ पर हमारी फसल बोई गई है ये इन तीनों पे, और इसके बीच में हमें कुछ और फसल बो दें और इस फसल का इस फसल पे और इस फसल का इस फसल पे कोई प्रभाव ना पड़े, इसे इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। इसके बाद देखिए समांतर खेती यानी कि पैरेलल क्रॉपिंग को परिभाषित करना है। तो समांतर खेती देखिए पैरेलल क्रॉपिंग इस प्रकार की खेती में ऐसी 2 फसलें एक साथ ली जाती हैं जिनके विकास का स्वभाव अलग अलग है, अर्थात इनके बीच 0 प्रतियोगिता की परिस्थिति रहती है। इस प्रकार एक फसल से दूसरी फसल को हानि नहीं होती है। अरहर के साथ उड़द या मूंग की दाल, देखिए बेसिकली इसमें क्या बोला गया है, ये हमारा खेत है, हर बार यार खेती का एग्जाम्पल देते हो तो भैया बात ही हमारी वही चल रही है ना। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए ऐसी 2 फसलें एक साथ, यहाँ पर ऐसी 2 फसलें एक साथ ली जा रही हैं। इसका उगने का फसल कुछ टाइम कुछ और है, इसका उगने का फसल कोई टाइम और है, इसका अलग अलग प्रक्रियाओं का टाइम कुछ और है और इसका अलग अलग प्रक्रियाओं का टाइम कुछ और है। तो इस प्रकार से पैरेलल क्रॉपिंग हो सकती है। इसके बाद देखिए बहुखंडी यानी मल्टी स्ट्रॉइड क्रॉपिंग खेती को परिभाषित करना। तो बहुखंडी यानी मल्टी स्ट्रॉइड क्रॉपिंग को अलग अलग ऊंचाई एवं बढ़वार वाली 3-4 फसलें साथ साथ उगाना। देखिए अलग अलग ऊंचाई एवं बढ़वारी वाली बहुखंडी खेती कहलाती है। सामान्यतः बागवानी वाली फसलों में इस प्रकार की खेती होती है। बागवानी मतलब कि ये खेत है, इसमें ये कम ऊंचाई वाली है, ये अधिक ऊंचाई वाली है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद बहुफसली खेती यानी मल्टीपल क्रॉपिंग, तो 4 द्विवर्षीय फसलों के नाम लिखना है ना। तो बहुफसली यानी मल्टीपल क्रॉपिंग एक वर्ष में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना ताकि शस्य सघनता बढ़ जाए, बहुफसली खेती रहती है। वो यार सिंपल सा ये खेत है, इधर उधर 2 फसलें उगानी। इसके बाद अंतर्वर्ती फसलें लेने के कोई 2 सिद्धांत लिखना है। अंतर्वर्ती फसलें लेने के 2 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। फसलें ऐसी लेनी चाहिए जिनकी वृद्धि कम हो। अंतर्वर्ती फसलों की मांग जल जैसे पानी, खाद, निराई, गुड़ाई आदि मुख्य फसल जैसी होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए मिश्रित खेती का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मिश्रित खेती के 3 लाभ लिखिए। मिश्रित खेती यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग, एक ऐसी ऋतु में एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से, अरे यार हर बार एक ही खेत में 2 फसलें ले रहे हैं, ठीक है, तो फसलों के उगाने का मिलवा खेती कहते हैं ना। मिश्रित खेती के लाभ इस प्रकार हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति कायम रहती है, भूमि कटाव रोकने में भी मदद मिलती है, शस्य सघनता भी बढ़ जाती है, फसलों के उत्पादन व्यय में भी कमी आ जाती है। तो वही हो गया कि आम के आम गुठलियों के दाम है ना, तो ये होता है। इसके बाद देखिए मिश्रित फसलों के लाभ लिखना है। इसका अथवा में इस प्रकार से, अथवा क्वेश्चन नहीं, अथवा का क्वेश्चन अकेलाएगा ना कि इस प्रकार से भी आ सकता है। मिश्रित फसल का महत्व बताइए। मिश्रित खेती के लाभ देखिए, मिश्रित खेती के लाभ क्या होते हैं, देखिए भूमि की उर्वरा शक्ति कायम रहती है। तो मिश्रित खेती से क्या है, भूमि की जो इसमें मिट्टी की उर्वरा शक्ति मतलब क्षमता इसकी उगाने की वो कायम रहती है। भूमि के कटाव रोकने में मदद मिलती है। देखिए अब यहाँ पर चारों तरफ से अगर खेत रिस रहा है तो यहाँ
हम मूंगफली की यहाँ पर जो और खेती होती है उनका जो मतलब करते हैं, तो इनसे क्या भूमि का कटाव रुक जाता है, शस्य सघनता बढ़ जाती है। इसके बाद फसलों के उत्पादन में व्यय में कमी आती है, व्यय मतलब व्यय करना यानी खर्चा में कमी आती है। इसके बाद फसलों के उत्पादन में व्यय में कमी आती है, तो ये तो डबल बार हो गया, तो 4 ही पॉइंट है ना। पाँचवा पॉइंट भी आएगा, ये 5 कर लेना ना। भूमि का समुचित उपयोग होता है, भूमि का वास्तव में समुचित उपयोग होगा, क्योंकि चारों अलग अलग होंगी तो इनका समुचित उपयोग हो सकेगा, क्योंकि कोई फसल घनी उगती है, कोई थोड़ी बिगड़ी और कोई थोड़ी और ज़्यादा घनी। तो मिश्रित फसल की हानियाँ भी हैं। मिश्रित फसल की हानियाँ कुछ इस प्रकार हैं, फसलों को काटने में मशीन का प्रयोग नहीं कर सकते। अधिक मान के चलिए यहाँ पर ये खेत है, इसमें अगर हम मान के चलिए कि दालों को मिक्स करके बोया है, तो उसमें हम एक साथ नहीं काट सकते। और यहाँ पर देखिए इस मशीन में कोई मान के चलिए एक हार्वेस्टर के फेरे का ही टाइम है, तो उनको एक ये कट गया, फिर इसको दो, फिर इसको, तो इसमें टाइम लगता है, तो इसलिए इनको मशीन के द्वारा नहीं काट सकते। इसके बाद फसलों से शुद्ध बीज प्राप्त करने में कठिनाई होती है। अब दाल का एग्जाम्पल मैंने बताया था कि देखिए अगर दाल हमने चारों अलग अलग प्रकार की दाल बोई हैं, इनको एक साथ काट लिया तो बीज को अलग करने में बहुत परेशानी हुई। कृषि क्रियाओं को करने में कठिनाई होती है। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग बोई हुई हैं, तो यहाँ पर कृषि क्रियाओं को करने में कठिनाई होगी, क्योंकि किसी में खरपतवार है, किसी पर नहीं है, तो उनको ढूंढ कर करना पड़ेगा ना। तो किसान वर्ष भर व्यस्त रहता है, इसमें वास्तव में बस वर्ष भर व्यस्त रहेगा, क्योंकि 4 अलग अलग फसलें अलग अलग टाइमिंग हुई, तो अलग अलग टाइमिंग पे उसमें कौन सी टाइम कम आ जाए तो तब व्यस्त रहता है। कटाई में समय अधिक लगता है, वास्तव में कटाई में समय अधिक लगेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर है मिश्रित फसल की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखना है। मिश्रित फसल की आधुनिक अवधारणा थी, तो क्वेश्चन आएगा सिर्फ ना। तो मिश्रित फसल उगाना उन क्षेत्रों के लिए तो ठीक है जहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं है, वर्षा का वितरण एवं मात्रा भी निश्चित नहीं है, तथा भूमि भी अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। लेकिन जिन क्षेत्रों की भूमि उपजाऊ है, सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, वहाँ के किसान इस प्रकार की फसलें उगाने में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाते। आज के समय में खेती में उर्वरक, कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों, भूमि सुधारक पदार्थों एवं सिंचाई के समुचित साधन के प्रयोग के कारण किसान की प्राकृतिक पर निर्भर लगभग समाप्त हो चुकी है, जहाँ तथा वह अधिक लाभ कमाने के लिए मिश्रित खेती के विभिन्न कठिनाइयों को छोड़कर शुद्ध फसल को उगाना रुचि रखता है। देखिए खेत हैगा, इसमें क्या बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए मिश्रित खेती उगाना जहाँ पर सिंचाई सुविधा नहीं है, यहाँ पर मान के चलिए सिंचाई सुविधा नहीं है, वर्षा का वितरण एवं मात्रा भी निश्चित नहीं है, यहाँ वर्षा का मात्रा कितनी होगी और वितरण कितना होगा ये भी निश्चित नहीं है, तथा भूमि भी अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है, इसकी भूमि भी थोड़ी मंदी है कह सकते हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों की भूमि उपजाऊ है, सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, वहाँ के किसान इस प्रकार की फसलें उगाने में कोई विशेष रुचि नहीं रखते। देखिए इसके का सब कुछ चाहिए, पानी भी है, इसमें सब कुछ है, तो यहाँ पर क्यों नहीं उगाएंगे, नहीं उगाएंगे मिश्रित खेती। क्यों? क्योंकि कीटनाशकों, खरपतवारों को, भूमि सुधारक एवं पदार्थ, सिंचाई के समुचित साधन के प्रयोग के किसान की प्रकृति पर निर्भर, मतलब इसके पास सब कुछ है तो प्रकृति पर निर्भर नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है कि प्रकृति पानी दे रही है नहीं दे रही है, उसका खरपतवार कब हो रही है नहीं हो रही, तो वो सब कुछ कर लेगा। तो ये होगा, ये हमारे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न थे। आपको नेक्स्ट पार्ट में लघु उत्तरीय प्रश्न